जस्ट 12 सालों में ऐसा क्या हो गया कि जो एप्पल इंडिया को अपनी मेन मार्केट भी नहीं मानता था, वो अभी इंडिया का टॉप प्रीमियम ब्रांड है और इनके पास में अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी में 71% मार्केट शेयर भी है। अभी एक टाइम ये है जब इंडिया 2026 तक एप्पल की थर्ड लार्जेस्ट मार्केट बनने वाला है, और एक टाइम वो था जब 2012 में टिम कुक ने बोला था कि उनको इंडिया पसंद है, लेकिन एप्पल का फ्यूचर इंडिया में नहीं किसी और कंट्रीज में। Assembled $14 billion of iPhones in India. India has exported more than $2.5 billion worth of iPhones from the country in period from April to December last year. And that was helped in parts by Apple's efforts to find new markets for future growth. Among those top bets is India. आईफोन की इंडिया में ऑफिशियल एंट्री होती है 2008 में, जब एप्पल अपना आईफोन 3G को इंडिया में लॉन्च करती है। उस टाइम ये एयरटेल के साथ में कोलैब करते हैं ताकि आईफोन को इंडिया में लेकर आया जा सके। लेकिन जैसे अभी होता है ना कि अगर कोई आईफोन लॉन्च होता है तो काफी लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती है, लेकिन उस टाइम पर इसका टोटली ऑपोजिट था। इवन दो कुछ आउटलेट्स तो ऐसे थे जहां पर जर्नलिस्ट ज्यादा थे और कस्टमर तो बिल्कुल भी नहीं थे। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि काफी कम लोगों को पता था कि एप्पल का कोई स्मार्टफोन भी लॉन्च हुआ है, और ये सब अवेयरनेस ना होने का सबसे बड़ा रीजन था कि एप्पल ने इंडिया में कोई अच्छे से मार्केटिंग ही नहीं करी थी। लेकिन टाइम गुजरा और धीरे धीरे एप्पल ने इंडिया पर फोकस करना भी स्टार्ट करा, और फिर आती है आईफोन 6 सीरीज। ये सीरीज हमेशा के लिए एप्पल का जो पर्सपेक्टिव था इंडिया को लेकर उसको चेंज करने वाली थी, क्योंकि आईफोन 6 सीरीज इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है, और इसी के कारण इंडिया में एप्पल जो है वो $1 बिलियन की पहली बार सेल कर पाता है। और यहाँ से एप्पल को क्लियरली समझ आ जाता है कि इंडिया एप्पल के लिए कितनी बड़ी और कितनी इंपॉर्टेंट मार्केट है। लेकिन एप्पल के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज भी था, जो कि था इंपोर्ट ड्यूटीज का, कि इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटीज काफी ज्यादा देखने को मिलती है। अगर कोई भी चीज आप बाहर से इंडिया में लेकर आओगे तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटीज काफी ज्यादा लग जाती है। तो इसी चीज को लेकर एप्पल अप्रोच करता है इंडियन गवर्नमेंट को 2016 में, और मल्टीपल राउंड्स ऑफ मीटिंग्स यहाँ पर करी जाती है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ टाइम बाद मान जाती है और इंपोर्ट ड्यूटीज को कम कर देती है, और जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि एप्पल थोड़ी बहुत यहाँ पर प्राइसिंग कंट्रोल कर पाता है अपने डिवाइसेस पे। और 2017 में जाकर एप्पल अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टार्ट करता है, और वहां पर आईफोन SE को इंडिया में असेंबल करना स्टार्ट कर देता है। अभी जहां पर एप्पल अपने इस माइलस्टोन की खुशी मना रहा था, साथ ही में एप्पल लॉन्च कर देता है आईफोन X को। और अभी ऐसा पहली बार होता है कि एप्पल अपने स्मार्टफोन्स में से बड़े बड़े बेजल्स को डिच करता है और पहली बार नॉच को इंट्रोड्यूस करता है। ये जो स्मार्टफोन है पूरी दुनिया में काफी बड़ी हिट साबित होता है, एक्सेप्ट इंडिया। इंडियन लोग आईफोन X को इतना बाय नहीं करते हैं। आईफोन X इंडिया में काफी बुरी तरह से फेल हो जाता है, और इवन तो आईफोन X है ना, ये यूएस में या फिर ग्लोबल मार्केट्स में ना सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल स्मार्टफोन भी होता है एप्पल के लिए। लेकिन इंडिया में इसकी सिर्फ टोटल वर्ल्ड की 1% यूनिट से यहाँ पर सेल हो पाती है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन माना जाता है इसकी प्राइसिंग का। इसकी प्राइसिंग उस टाइम पर काफी ज्यादा रखी गई थी। इसके बाद में एप्पल थोड़े बहुत यहाँ पर स्ट्रेटेजिकल चेंजेस करता है और अपने 3 स्मार्टफोन्स को लॉन्च करता है, आईफोन XS, XR और XS Max। इन तीनों आईफोन्स को फिर से इंडिया में काफी बड़ी फेलियर फेस करनी पड़ती है। इसके पीछे का अगेन सबसे बड़ा रीजन होता है इसकी प्राइसिंग। पहली बार कोई ऐसा आईफोन लॉन्च हुआ था जिसकी प्राइसिंग 1 लाख से भी ऊपर जा रही थी, और इसी टाइम पे इंडियन स्मार्टफोन मार्केट जो थी ना वो काफी तेजी से बूम भी कर रही थी। इंडिया में चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स जो थे वो तो काफी ऊपर जा रहे थे, लेकिन जो एप्पल की सेल थी वो कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रही थी। अभी दूसरी साइड में जो चाइनीज कंपनीज थी ना वो वैल्यू फॉर मनी भी प्रोवाइड कर रही थी और उस हिसाब से फीचर्स भी प्रोवाइड कर रही थी। एप्पल जो अपने 50,000 के ऊपर वाले स्मार्टफोन्स में फीचर्स दे रहा था ना, वो चाइनीज कंपनीज 20-30 हजार रुपए में ही प्रोवाइड कर रही थी, जिसके कारण आईफोन XS सीरीज को इंडिया में काफी बड़ी फेलियर का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर एप्पल कुछ ऐसा करता है जिससे कंपनी की जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने लगती है। एप्पल काफी तेजी से फिगर आउट करता है कि इंडियन लोगों के पास में काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ पर एप्पल ने प्लान बनाया है कि अगर तो इंडियन लोगों को स्मार्टफोन सेल करने हैं, देन तो एक तो स्मार्टफोन जो है वो 1 लाख के अंदर रखने पड़ेंगे, और सेकंडली वैल्यू फॉर मनी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि एप्पल कभी प्रोवाइड भी नहीं करता है, अभी तक नहीं प्रोवाइड करता है। और अभी आईफोन को 1 लाख के अंदर रखना भी काफी बड़ा चैलेंजिंग पार्ट था, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटीज उस टाइम पर कम तो कर दी गई थी, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटीज अभी भी थी, क्योंकि अभी भी जो हाई एंड आईफोन्स है वो एप्पल बाहर से इंपोर्ट करता था। तो यहाँ से धीरे धीरे से एप्पल डिसाइड करता है कि एप्पल साल में 3 आईफोन्स निकालेगा। अभी 3 आईफोन्स इन्होंने पहले भी निकाले थे, जैसे कि XS सीरीज निकाली थी, लेकिन वो लोगों को इतने पसंद नहीं आए। लेकिन एप्पल इस बार डिसाइड करता है कि आईफोन्स को नॉन प्रो और प्रो मॉडल्स में डिवाइड कर देगा, जिसमें से जो बेस मॉडल्स हैं उनमें ट्राई करेगा कि ये जल्द से जल्द इंडिया में मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो जाए। अभी उसी साल में यानी कि 2019 में एप्पल का जो आईफोन XR था वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो गया था, जिसके कारण इसका जो प्राइस है वो धीरे धीरे नीचे आ गया और इसकी जो सेल है काफी तेजी से ग्रो
होने लगी। तो यहाँ से एप्पल अपने फ्लैगशिप मॉडल्स के जो बेस मॉडल्स हैं उनको धीरे धीरे इंडिया में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण वो बेस मॉडल्स की जो प्राइसिंग है वो काफी हद तक कंट्रोल कर पाता है। पर अभी जो प्राइसिंग है वो तो यहाँ पर काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है, पर आईफोन्स को बेचना भी तो है। तो यहाँ पर एक कल्चर काफी ज्यादा पॉपुलर होता है जो कि है EMIs का, जहाँ पर लॉकडाउन के कारण काफी लोगों को लग रहा था कि जो इंडियंस की स्पेंडिंग पावर है वो यहाँ पर कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर होता उनका यहाँ पर टोटली ऑपोजिट है। वेल अभी लॉकडाउन के कारण जो स्मार्टफोन की शिपमेंट है उसमें तो काफी तगड़ा डिक्लाइन देखने को मिला था, लेकिन साल खत्म होते होते इंडिया में 150 मिलियन यूनिट्स की जो शिपमेंट है वो ऑलरेडी हो चुकी थी। और इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है एप्पल को, क्योंकि एप्पल ही यहाँ पर सबसे ज्यादा सेल कर पाता है। एप्पल ने 2020 के Q4 में 1.5 मिलियन से भी ज्यादा आईफोन सेल कर दिए थे, और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था फ्लिपकार्ट और अमेजोन की सेल। वेल अमेजोन और फ्लिपकार्ट ना काफी भारी डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे थे आईफोन्स पे, जिसके कारण लोगों ने इंडिया में काफी ज्यादा आईफोन यहाँ पर ऑर्डर करे। लेकिन अगर वापस आए EMI कल्चर के टॉपिक पर, देन कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हर 10 में से जो 7 आईफोन्स इंडिया में सेल होते हैं ना वो यहाँ पर EMI पर ही खरीदे जाते हैं। अभी इसका मतलब ये है कि जो लोग आईफोन को अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं वो भी आईफोन को बाय कर रहे हैं। अभी ऐसे ही मेरे जैसे लोग काफी ज्यादा थे जो आईफोन को बाय करना चाहते थे, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि या तो वो कैश पेमेंट पूरी नहीं कर पा रहे थे, या फिर अगर EMI का ऑप्शन अवेलेबल था देन उस पर काफी ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता था। लेकिन 2019 से 2021 तक नो कॉस्ट EMI का इतना तगड़ा बूम आया कि जो लोग आईफोन को अफोर्ड नहीं भी कर पा रहे थे वो भी आईफोन को बाय कर पा रहे थे। अभी ऐसा भी नहीं है कि जो EMI है या फिर डिस्काउंट्स है वो अभी आए हैं, ये काफी टाइम से एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इन सालों में ऐसा क्या हुआ कि लोग बाकी कंपनीज के स्मार्टफोन्स नहीं बाय कर रहे हैं जितने यहाँ पर आईफोन्स बाय कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए ना, जो एवरेज इंडियन की जो सैलरी है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुई है। जैसे कि 2020 में एक एवरेज इंडियन की जो सैलरी थी वो 21,000 रुपए थी, और वहीं 2023 तक एक एवरेज इंडियन की सैलरी 21,000 से बढ़कर 30,000 से ऊपर चली गई थी। जिसका मतलब क्या है कि हम इंडियंस के पास में पैसे आ रहे थे। अभी क्या होता है ना कि अगर किसी के पास में पैसे आते हैं देन वो क्या करता है कि सेविंग वगैरह या फिर एसेंशियल्स पर स्पेंडिंग करने के बाद जो पैसे बचते हैं ना वो उन चीजों पर स्पेंड करता है जो वो काफी टाइम से बाय करना चाहता था। अभी परचेजिंग पावर बढ़ने के बाद पता है क्या हुआ, जो 30,000 की स्मार्टफोन सेगमेंट है ना वो काफी तेजी से बूम होने लगी। मेनली जो 30,000 से ऊपर वाली जो सेगमेंट है वो काफी तेजी से ग्रो हो रही है। इसीलिए अगर आप देखोगे ना आज के टाइम में सबसे ज्यादा अगर स्मार्टफोन सेल होते हैं 30,000 या फिर 30,000 से ऊपर वाली कैटेगरी में ही सेल होते हैं। तो इन सभी चीजों का अल्टीमेटली एप्पल को ही बेनिफिट हो रहा है। अभी एप्पल को ही क्यों बेनिफिट हो रहा है, इसके पीछे का भी सबसे बड़ा रीजन है कि जो एप्पल के प्रोडक्ट्स है ना वो काफी लोगों के लिए एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है। जैसे कि जो आईफोन्स हैं उसको इंडिया में लग्जरी प्रोडक्ट माना जाता है, और काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर वो आईफोन बाय कर लेंगे देन उनका जो सोशल स्टेटस है वो यहाँ पर एलिवेट हो जाएगा, जिसके कारण उनको सोशल वैलिडेशन मिलने लगेगा और वो अल्टीमेटली वो फ्लेक्स भी कर पाएंगे। अभी ये चीजें जो है ना ये पर्सनली मैंने देखी भी है। अगर किसी के पास में थोड़े बहुत पैसे आते हैं ना वो देन वो सबसे पहले क्या करता है, वो एक आईफोन बाय करता है। ये मैंने फ्रेंड सर्कल में खुद भी यहाँ पर नोटिस करा है, और मैं किसी और के बारे में भी क्यों बोलूं जबकि मैंने खुद भी ऐसा ही किया था। जब मैं अपनी पहली जॉब पर लगा तब मेरी जो सैलरी थी वो 12,000 रुपीज थी, और इतनी कम सैलरी होने के बावजूद भी मैंने आईफोन XR को बाय किया था जो कि उस टाइम पर 40,000 रुपीज का था। अगर सीधा सीधा सा देखा जाए देन ये मेरी 4 महीने की सैलरी थी, क्योंकि उस टाइम पर मैं भी ऐसे ही सोचता था कि अगर मैं आईफोन ले लूंगा देन मैं फ्लेक्स कर पाऊंगा, सोशल वैलिडेशन मिलने लगेगा या फिर मेरा सोशल स्टेटस जो है वो एलिवेट हो जाएगा। लेकिन जब वो आईफोन चोरी हो गया ना तब मुझे यहाँ पर समझ लगी कि जो सब मैं ये सोच रहा था वो बिल्कुल बकवास ही था। अभी कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही तो लग्जरी प्रोडक्ट नहीं बन जाता है कि अपने प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो हाई रख दो वो अल्टीमेटली लग्जरी कैटेगरी में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स को लग्जरी बनाने के लिए या फिर काफी स्ट्रेटेजिकली मार्केटिंग भी करी थी, और इवन एप्पल ने कुछ ऐसी पॉलिसीज भी बनाई है कि मूवी में अगर कोई पर्सन नेगेटिव रोल कर रहा है ना देन उसके पास में आईफोन नहीं हो सकता है। वेल ये जो पॉलिसी है एप्पल ने ऑफिशियली तो यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करी है, लेकिन कुछ डायरेक्टर्स ने इस चीज के बारे में रिवील करा है। अभी एप्पल ऐसा क्यों करता है? वेल एप्पल चाहता है कि उनका जो स्मार्टफोन है वो हमेशा एक अच्छी लाइट में ही दिखाया जा सके, और अगर कोई मूवी में कोई एक्टर आईफोन वगैरह यूज करता है या फिर कोई भी प्रोडक्ट यूज करता है ना देन व्यूअर के माइंड में इनडायरेक्टली एक साइन जाता है कि ये बंदा एप्पल का प्रोडक्ट यूज कर रहा है या फिर किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहा है। और ऐसे ही एप्पल एडवर्टाइजमेंट भी करता है जिसमें वो बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर से ब्रांड एंडोर्समेंट भी करवाता है सोशल मीडिया के थ्रू। अभी एक चीज आपने नोटिस करनी है कि जब भी कोई भी आईफोन लॉन्च होगा देन उसके कुछ ही दिनों बाद जो बॉलीवुड एक्टर्स है ना वो सडनली अपने नए आईफोन को फ्लेक्स करना स्टार्ट कर देंगे, जबकि उनको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी को पता है कि वो लोग कितने अमीर हैं, और वो लोग ऐसा कोई दिखावा बिना मतलब के तो वो नहीं करने वाले। अगर वो किसी ब्रांड का नाम भी ले रहे हैं ना देन वो भी किसी रीजन के कारण ही लेते हैं, और ये सब किया जाता है आईफोन को एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट दिखाने के लिए। अमीरों के हाथ में एक प्रोडक्ट दिखा दो, उसका एंडोर्स करवा दो, और मिडिल क्लास लोगों के लिए अपने आप एस्पिरेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अभी ब्रांड एंडोर्समेंट एक चीज है, लेकिन एप्पल एडवर्टाइजमेंट भी इतने तगड़े लेवल की करता है कि वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए ही एक मैसेज कन्वे कर देता है उनका स्मार्टफोन सब कंपनी से बेस्ट है। जब भी कोई स्मार्टफोन कंपनी अपनी इवेंट करती है ना उसमें वो बताते हैं कि इसमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा, इसमें OIS है, इसमें ऐसा
करने से ऐसी फोटोज आ जाएंगी, वैसा करने से वैसी फोटोज आ जाएंगी। खैर एप्पल भी ऐसा करता है, लेकिन ये काफी कम लिमिट में करता है। और ऐसा करने से पहले ये व्यूअर्स को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें क्या होता है कि कुछ प्रोफेशनल जो होते हैं वो आईफोन को लेकर एक प्रॉपर फिल्म मेकिंग कर रहे होते हैं, जिससे व्यूअर के माइंड में ये मैसेज आता है कि भाई आईफोन का जो कैमरा है वो इतना ज्यादा सुपीरियर है कि जो फिल्म मेकर्स हैं वो इसका यूज करके एक प्रॉपर मूवी या फिर एक प्रॉपर सॉन्ग की वीडियो शूट कर रहे हैं। और ऐसा होता भी है। अगर वीडियोग्राफी के बारे में बात करिए ना, आईफोन आज के टाइम में भी काफी ज्यादा सुपीरियर है एंड्रॉइड कंपनीज के कंपैरेटिव। और अभी ब्रांड की विजिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए एप्पल ने यहाँ पर 2 ऑफिशियल स्टोर ओपन करे हैं इंडिया के अंदर। एक दिल्ली में ओपन करा है, एक मुंबई में ओपन करा है। वेल ये सब भी इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का ही हिस्सा है। अभी एडवर्टाइजमेंट तो हो जाती है और लोगों को पता भी चल जाता है कि यहाँ पर एप्पल नाम की एक कंपनी है जो कि अपने आईफोन्स को सेल करती है। लेकिन मोस्टली इंडियंस आईफोन ही क्यों प्रेफर करते हैं एंड्रॉइड के कंपैरेटिवली? वेल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम जो इंडियंस है ना, हमारा एक माइंडसेट होता है कि हमें एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो कि एक तो ज्यादा लंबे समय तक चल सके और दूसरा ये वैल्यू फॉर मनी भी प्रोवाइड करे। वेल देखो, अगर तो आप नया आईफोन बाय करोगे देन तो यहाँ पर नो डाउट कोई आपको वैल्यू फॉर मनी तो नहीं मिलने वाली है, लेकिन उसकी वैल्यू फॉर मनी आपको तब मिलेगी जब आप उसको लंबे टाइम तक यूज करोगे। एक एवरेज आईफोन का जो मिनिमम लाइफ स्पैन है ना, वो यहाँ पर 4 साल का है। मैंने आज के टाइम में भी काफी लोग देखे हैं जो कि आईफोन 6 को यूज करते हैं। और इवन तो हॉलीवुड एक्टर क्रिस इवेंस ने भी यहाँ पर आईफोन 6s को 2022 तक यूज किया था, उसके बाद में उन्होंने अपग्रेड किया था। तो यहाँ पर एक तो चीज है कि जो आईफोन का लाइफ स्पैन है ना, वो एक एवरेज एंड्रॉइड स्मार्टफोन से कहीं ज्यादा देखने को मिलता है। और इन सभी चीजों के बाद में एक सबसे बड़ा रीजन निकल कर आता है एप्पल का इकोसिस्टम। वेल एप्पल अपने प्रोडक्ट्स में इतना तगड़ा इकोसिस्टम देता है कि कोई एंड्रॉइड कंपनी उस लेवल को मैच ही नहीं कर पाती है। वेल क्या है कि जो एप्पल के प्रोडक्ट है वो इंडिविजुअली तो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब वो मल्टीपल हो जाते हैं देन वो उससे भी ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर आपने आईफोन में कुछ कॉपी करा है देन आप उसको मैकबुक में पेस्ट कर सकते हैं। और इवन अगर आपके आईफोन में कोई कॉल वगैरह आई है ना, देन आप उसको मैकबुक से आंसर कर सकते हैं, आईपैड से आंसर कर सकते हैं। और इवन तो जो एप्पल के होम पोर्ट्स आते हैं ना, उससे भी आप कॉल को आंसर कर सकते हैं। तो ये चीज जो है ना, ये काफी कन्वीनियंट हो जाती है। और एक चीज ये भी है ना कि अगर किसी पर्सन ने आईफोन बाय कर लिया ना, या फिर एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट बाय कर लिया है, देन वो ऑटोमेटिकली उसके बाकी के प्रोडक्ट्स भी बाय करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो सारे प्रोडक्ट्स है ना, ये साथ में इतने अच्छे से पेयर होते हैं ना कि ये काफी तगड़ा इकोसिस्टम क्रिएट कर देते हैं। हालांकि अभी एंड्रॉइड कंपनीज भी काफी तगड़े लेवल का इकोसिस्टम बिल्ड कर रही है, जैसे कि सैमसंग का जो इकोसिस्टम है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। लेकिन इन सभी कंपनीज में मुझे सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है नथिंग कंपनी। हालांकि नथिंग ने अपना एक नया स्मार्टफोन भी लॉन्च करा है, नथिंग फोन 2A। उस पर मैंने एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।